That is A is equal to G. A is equal to G. तो इसको हम फ्री फॉल भी बोलते हैं. फ्री फॉल मतलब ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. तो जो एक्चुअली जी की वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड यूज करते हैं. स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू. ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. एक्चुअली इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. नो, जी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. डी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1 वो डिपेंड करता है शेप ऑफ अर्थ. अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी, तो शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड, शेप ऑफ अर्थ. नंबर 2 वो डिपेंड करता है दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ. फिर वो डिपेंड करता है हाइट अबव द अर्थ सरफेस. मतलब आप हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है. दैट इज हाइट अबव अर्थ सरफेस. वो डेप्थ पे भी डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस. डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस. तो वो 3-4 बातें, वैसे बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके सिलेबस में 4 ज्यादा डिस्कस किया गया है, तो हम भी 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस. हम लोग सरफेस की बात करूंगा, एक एट सरफेस. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस. अच्छा, सो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा भी होगा, ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है. ओके, तो लेट्स से दिस इज अ, you can say any planet or any star or what is moon, whatever it is. हमने अज्यूम किया इट्स परफेक्टली स्फेरिकल. वैसे अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल तो होता नहीं है, बट अज्यूम किया. तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास अर्थ का, एम ले लेते हैं. इट्स नॉट अर्थ, आई एम जनरलाइजिंग इट टू एनी, जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं. हेवनली बॉडीज मतलब स्टार, प्लैनेट, मून, सन, सभी स्फेरिकल होते हैं. तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी स्फेरिकल बॉडी. इज इट क्लियर? ओके. So m हो गया मास. Let's say any object lying on the surface of earth, let's say small m. दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस. तो ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये अर्थ हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया लाइंग ऑन द सरफेस. ठीक है, अच्छा. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बिटवीन क्या होगा, दैट इज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो जी ये हो जाएगा कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ. दूसरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस क्या ले लेंगे दोनों के बिटवीन, कैपिटल आर. तो कैपिटल आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला समझ में आया. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखा, दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिस्टेंस सर स्क्वायर. फिर से समझाओ ना. कौन सा बेटा, कहां से, इधर से? सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस ना. हाँ हाँ, तो वही डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वो डिपेंड करता है शेप ऑफ अर्थ, वो डिपेंड करता है रोटेशन ऑफ अर्थ, वो डिपेंड करता है हाइट अबव द सरफेस और डेप्थ. तो फर्स्ट 4 लाइन में मैंने ये लिखा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. हाउ मेनी फैक्टर्स इट डिपेंड्स. ठीक है, तो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कैसे मालूम चलेगा, तो मैंने आपको 1 बाय 1 लिख दिया है. शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, हाइट पे और डेप्थ पे. तो एक 1 बाय 1 हम सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस करें. तो पहले हम लोग डिस्कस करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस. ठीक है, अच्छा. नाउ
अच्छा, तो अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है दैट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू वेट, और वेट क्या होगा, mg। तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है नथिंग दैट इज इक्वल टू वेट, एंड वेट इज इक्वल टू व्हाट, mg। अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा ना, जैसे अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस बॉडी, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स। और अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेट, एंड वेट क्या हो जाएगा, mg। ये बात क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो स्मॉल m सब में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा, gm अपॉन r स्क्वायर। इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें स्मॉल m कैंसिल हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। नो, आपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा भी होगा, कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है और कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है। अगर वैक्यूम को कंसिडर करो, and both lighter and heavier object they are dropped from the same height। अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट एक हैवियर ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप करो साइमल्टेनियसली, तो व्हाट विल हैपन, अगर वैक्यूम कंसीडर करेंगे तो बोथ द ऑब्जेक्ट्स लाइटर एंड हेवियर ऑब्जेक्ट दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता, मास कैंसिल हो गया ना इधर। तो पहला बात क्या समझ में आया कि g इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass of an object, mass of an object। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस का फॉर्मूला कवर्ड ऑन दिस वन, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, ये आपने 10th में कि शायद स्टेट बोर्ड वालों बच्चों ने 10th में किया था और सीबीएसई वालों ने 9th में किया था, बट किया दोनों लोगों ने था ये फॉर्मूला। Done, sir. जैसी दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी सेम रहेगा वेदर ऑब्जेक्ट इज हैवियर और लाइटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी फॉर्मूला क्या होगा फॉर अर्थ, अर्थ के केस में अगर कैलकुलेट किया जाए तो मास ऑफ अर्थ कितना लेंगे, वैसे अर्थ का मास होता है 5.98 10⁻24 kg, बट तुम राउंड ऑफ करके इसको 6 ले सकते हो, 6 इंटू 10⁻24 kg, याद करके जाना। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 64 इंटू 10⁵ मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जी की वैल्यू तो आपको मालूम है 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तीनों वैल्यूज को रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो जी की वैल्यू आएगी नियर अबाउट 9.7 कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। कोई बच्चों ने किया भी होगा 10th में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द, उनकी बुक में प्रिंटेड भी था, स्टेट बोर्ड की बुक में प्रिंटेड था, सीबीएसई में भी था।
तो सरफेस पे 9.7 कुछ आता है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 होता है, रिमेम्बर। इज इट क्लियर? अच्छा, लेकिन आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो हमने 9 में पढ़ा था, कुछ बच्चे बोलेंगे 10 में पढ़ा था, लेकिन इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स उतने नहीं आएंगे। अब ये तो 10th लेवल का फॉर्मूला है, gm/r²। आर्गुमेंटिंग में क्या कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला तो 10th लेवल का है, तो फिर आप बोलेंगे फिर 11th में कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे? तो 11th में अच्छा सबने कॉपी कर लिया, तो मैं स्क्रॉल करूं बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 11th में कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, या सीईटी में कैसे आएंगे, या नीट में कैसे आएंगे, या जेई में कैसे आएंगे? सी वो इसका रेशियो पूछेगा। जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। तो आप क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। जी तो कांस्टेंट है, तो अगर सपोज को दो अलग अलग प्लैनेट का या एक मून का एक अर्थ का रेशियो पूछ रहा है, तो g1/g2, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा, m1/m2, r इनवर्ट तो उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू r2/r1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग कॉम्पिटिटिव में यूज करेंगे। तो अगर दो प्लैनेट के जी को कंपेयर कर रहा है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। आर यू गेटिंग? अच्छा, ये भी आपको मालूम है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। इसका मतलब वेट इज प्रोपोर्शनल टू जी। तो आप चाहो तो ये जी का जो रेशियो है ना, उसको वेट के रेशियो में भी ला सकते हो। W1/W2, मतलब वेट ऑन प्लैनेट 1 वेट ऑन प्लैनेट 2 इज इक्वल टू m1/m2। तो मतलब जो जी का रेशियो होता है वो वेट का भी रेशियो हो जाता है, r2/r1 होल स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल में देखो, इस पे आएंगे न्यूमेरिकल जैसे ये समझ में आ रहा है, तो इस पे आएंगे, इस पे मतलब ये प्रॉब्लम में यूज किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि दो प्लैनेट हो, आप मून अर्थ को भी ले सकते हैं। वन सपोज कर लो अर्थ को ले लिया, टू मून को ले लिया, तो यू कैन कंपेयर, उनके जी को कंपेयर कर सकते हो, उनके वेट को कंपेयर कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जो जी का रेशियो होता है वही वेट का भी रेशियो होता है। रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको मालूम है पर्सन का मास तो चेंज होता नहीं है। अगर आप मून पे जाओगे तो आज जी चेंज होगा, आपका मास थोड़ी ना चेंज होगा। तो g1/g2 is equal to mass of planet 1 upon mass of planet 2 into r2/r1 whole square. You can use like this. ये जो मैं बॉक्स में कर रहा हूं फॉर्मुलेज हैं, these are the formulas, ये प्रॉब्लम में यूज करेंगे। फोर्थ वन, वैसे जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। आप मास को क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अर्थ को हमने एग्जैक्टली स्फेरिकल बॉडी कंपेयर किया है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi r 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी का सिंबल हम लोग ले लेते हैं रो। ये रो स्टैंडर्ड सिंबल फॉर डेंसिटी, इसको रो बोलते हैं, ग्रीक लेटर है। ये डेंसिटी का सिंबल लिया। ये मास की वैल्यू क्या करो ना, इधर लाके सब्स्टिट्यूट कर दो हियर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू g/r²। मास की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। r³ कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 g पाई r इंटू रो। ये कॉम्पिटिटिव में आप लोग ज्यादा यूज करोगे, याद रखना। सीईटी में या फिर जेई में या नीट में ये ज्यादा यूज होता है। मतलब मास वाला इतना यूज नहीं होता जितना डेंसिटी वाला यूज होता है। तो मास की जगह हम डेंसिटी को कैसे रिप्लेस किया, मास को लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो, बाकी सब तो कांस्टेंट है। इसका मतलब का रेशियो बनाओगे तो कैसा बनेगा, g1/g2 इज इक्वल टू r1/r2 इंटू ρ1/ρ2। तो दो प्लैनेट को अगर डेंसिटी देखो, मास दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर डेंसिटी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आर यू गेटिंग? तो ऑल आर प्रॉब्लम्स, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, जिसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे आप। कॉम्पिटेंट दिस वन,
ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो फॉर्मूला मास के टर्म में भी आ सकता है, डेंसिटी के टर्म में भी आ सकता है। मास को कैसे लिख देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 4/3 पाई आर क्यूब बटे डेंसिटी, तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक आर बचेगा। Done, sir. Hello, boys and girls, completed? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो हमने जी का फॉर्मूला पढ़ा, जी को काफी डिटेल में पढ़ लिया फिर। अच्छा, हमने सरफेस का फॉर्मूला पढ़ लिया। सरफेस का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, यही फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब चाहो तुम इसको डेंसिटी के टर्म में ले आओ, किसी भी टर्म में ला सकते हो, वो अलग बात है। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। आपने हाइट वाला फॉर्मूला शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, मुझे मालूम नहीं। हाइट वाला फॉर्मूला आपके में है नहीं, मुझे आई डोंट नो। अब सेकंड फॉर्मूला, acceleration due to gravity at height. Due to gravity at height h। अगर सपोज कर लो हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। एक मिनट,
Now look here. Now look here. Suppose ये अर्थ का total mass किधर है? Center. And this is mass small m lying here. H क्या है? Height. R क्या है? Radius of Earth. अब distance कितना हो जाएगा पूरा? सेंटर से डिस्टेंस लेते तो हो जाएगा R प्लस H. समझ में आ रहा है? नो और क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अगेन. तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा क्या होगा? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. G m1 क्या ले लेंगे? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r की जगह क्या होगा? R प्लस एच स्क्वायर. फिर से हम वही करेंगे. फोर्स को क्या लिख देंगे? वेट को क्या लिख देंगे? जी एच लगा देंगे छोटा सा नीचे. अगर जी रखेंगे तो मालूम नहीं चलेगा ना सरफेस की बात कर रहे हैं कि हाइट की बात कर रहे हैं. ठीक है ना? तो ये हो जाएगा mgh. तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. तो स्मॉल m विल गो. तो gh की वैल्यू क्या आ जाएगी? g m अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला आ गया? हाइट का फॉर्मूला. आपने पढ़ा था क्या इसको? बॉयज एंड गर्ल्स हैव यू स्टडी? नहीं पढ़ा था ना? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है. उसमें r स्क्वायर की जगह बस r प्लस एच भी आ जाता है. ये हाइट का फॉर्मूला होगा. हाँ, ये बात डिस्कशन करने वाली है कि हाइट और जीएच एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब जीएच और हाइट एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब क्या हुआ? इफ हाइट इंक्रीजेस, अगर हाइट इंक्रीज करेगा तो व्हाट विल हैपन? डिनोमिनेटर में ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो इफ हाइट इंक्रीजेस जीएच विल डिक्रीज. जीएच डिक्रीज. तो हाइट बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होती जाती है. ओके, तो ये समझ में आया फॉर्मूला? हाइट बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम क्यों होती है? Yes. अच्छा, इसको देखते हैं. वो इफ हाइट टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर वो बहुत दूर चला जाए तो जीएच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जीएम अपॉन आर प्लस हाइट को इंफिनिटी कर देते हैं. एनीथिंग एडेड टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी. इंफिनिटी स्क्वायर इज अगेन इंफिनिटी. एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी बिकम व्हाट? जीरो. इसका मतलब इनफाइनाइट हाइट पे जाते हैं तो एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है? वो जीरो हो जाती है. इज इट क्लियर? जीएच की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो. इसका मतलब उसका अट्रैक्शन जो रेंज है वो कहाँ तक है? वो इंफिनिटी तक है. मतलब हमें मालूम चल गया कि अर्थ का जो अट्रैक्शन का रेंज होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है. समझ में आया कि जीरो क्यों हो रहा है? हाँ सर. इसका ग्राफ देखते हैं. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट्स से
अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर हम ले लेते हैं हाइट और इधर हम ले लेते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सपोज कर लो ये सरफेस है और ये सेंटर है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज सरफेस। तो सरफेस पे तो जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, लेकिन जैसे ही आप हाइट पे जाएंगे, जीएच और हाइट में क्या रिलेशन है? जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हाइट बढ़ेगा तो जीएच क्या होगा? वो डिक्रीज होता जाएगा, लाइक दिस। तो मैक्सिमम यहाँ पे होता है, हाइट बढ़ता है तो जीएच कम होता है। ये बात समझ में आया? Yes, sir. हम्म, हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, बस वंस यू कंप्लीटेड मुझे इन्फॉर्म करो। Done, sir. हम्म, अच्छा प्रोसीड करें हम लोग। हाँ, कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. अगर मुझे रिलेशन निकाले हो इनके बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन जी एंड जी एच, मतलब हाइट का जी और सरफेस के जी में क्या रिलेशन होगा? दैट इज हाइट का जी और सरफेस के जी में क्या रिलेशन होगा? दिस वन हियर। सो लेट्स से अगर हम ले लेते हैं एट सरफेस, जी का वैल्यू क्या होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एट हाइट जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। जस्ट अ मिनट। अच्छा ठीक है। अच्छा जस्ट ये टेकिंग रेशियो, दोनों का रेशियो ले लो। रेशियो लेंगे तो एक काम करते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा तो GM कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, GH अपॉन G इज इक्वल टू व्हाट, R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। और मैंने बोला था आप चाहो तो उसको वेट के टर्म्स में भी ले सकते हो, वेट एट हाइट H अपॉन वेट ऑन द सरफेस R प्लस H होल स्क्वायर। समझ में आया, कॉपरेट द रिलेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कॉलेजला येतोस का तू? का बरं? Everybody got relation? Yes, sir. नोट्स वगैरे बनवले असेल ना तुझे? हां, तेच. तुला येतात भरपूर. Can I proceed teaching? अच्छा मैं इस पे एक प्रॉब्लम देता हूँ, जिस आई एम वांट टू गिव यू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। Find height at which acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at Earth surface. कुछ समझ में आ रहा है? और हमें फॉर्मूला ये यूज करना है, GH अपॉन G इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। कैसे करेंगे हम लोग? यस, मास किधर है? क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। GH की वैल्यू क्या रखी है हम? Sir, 0.9. कैसे किया बेटा? एक्चुअली वो बोल रहा है कि 10% कम हो जा रहा है, तो मतलब हाँ सर, 10%, तो 90% 90%, गुड गुड गुड। इसका मतलब 10% रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब GH इज कितना, व्हाट इज रिमेनिंग? 90% ऑफ G।
यही मतलब हुआ ना, अगर 10% कम हो रहा है तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? 90%। गॉट इट? तो ये आ जाएगा 90% ऑफ जी आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये जी और जी चला जाएगा, 90% को क्या लिखेंगे? 90/100। स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 0 चला जाएगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या होगा? रूट। तो क्या आ जाएगा? 3/√10 आ जाएगा ना। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर करता हूं मैं। तो 3r प्लस 3h इज इक्वल टू √10r। इसको इधर ले जाओ, टेक r कॉमन, तो √10 की वैल्यू 3.16 होती है, तो आ जाएगा r/3। अब सॉल्व कर सकते हैं। √10 की वैल्यू वैसे आपको पता है, √10 की वैल्यू नियर अबाउट 3.16 होता है, तो उसको रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा आपको मिल जाएगा हाइट। इज इट क्लियर? रिमेंबर दिस वन। तो कितना रिड्यूस हो रहा है उससे मतलब नहीं होता है,